हेलो एवरीवन, माय नेम इज मानसी भारद्वाज एंड आज हम करेंगे हमारा नेक्स्ट चैप्टर दैट इज थर्मोडायनामिक्स। देखो थर्मोडायनामिक्स क्या होता है। देखो हमने पहले मैकेनिक्स की थी, ठीक है। मैकेनिक्स में क्या था, मैकेनिक्स में हम क्या पढ़ रहे थे कि जो पार्टिकल की मोशन हो रही थी ना, जब हम उसके ऊपर फोर्स लगा रहे थे, है ना, फोर्स लगाने के बाद उन पार्टिकल की मोशन जो हो रही थी वो तो होती है हमारी थर्मोडायनामिक्स, सॉरी मैकेनिक्स। और थर्मोडायनामिक्स क्या होती है कि अगर हम उसके ऊपर प्रेशर या फोर्स लगाए तो उसकी जो मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज है ना, कौन कौन सी होती है, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, अगर उनमें कुछ चेंज आए ना तो वो होती है हमारी थर्मोडायनामिक्स। समझ आया कैसे। थर्मोडायनेमिक्स में क्या होता है, अगर हम मान लिया किसी बॉडी के ऊपर फोर्स लगाए तो उसकी जो मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी होती है, मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी कौन कौन सी होती है, टेम्परेचर, वॉल्यूम, प्रेशर, मास, कॉम्पोजिशन, ये सारी चीजें अगर इनमें कुछ चेंज आए तो वो हमारी होती है थर्मोडायनामिक्स, है ना। देखो इसकी डेफिनेशन देखते हैं, थर्मोडायनामिक्स क्या होती है। देखो ये है थर्मोडायनामिक्स की डेफिनेशन कि थर्मोडायनामिक्स एक ऐसी ब्रांच है फिजिक्स की विच डील्स विद द स्टडी ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ हीट इनटू अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, है ना, हीट को दूसरी फॉर्म्स में जो चेंज करे। रियल में डेफिनेशन ये है, लेकिन थर्मोडायनामिक्स में क्या होता है कि जो हमारे वेरिएबल्स होते हैं मैक्रोस्कोपिक, उनमें चेंज आता है प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर में, ठीक है। तो ये होते हैं हमारे थर्मोडायनामिक्स, ठीक है। अब देखो थर्मोडायनामिक्स के बाद हमारा एक इंपॉर्टेंट आता है टॉपिक दैट इज थर्मल इक्विलिब्रियम। थर्मल इक्विलिब्रियम क्या होता है, थर्मल इक्विलिब्रियम जैसे मान लिया, थर्मल इक्विलिब्रियम क्या होगा, मान लिया कि एक सिस्टम है, ठीक है। अगर उसके वेरिएबल में, मतलब उनकी माइक्रोस्कोपिक वेरिएबल कौन कौन से होंगे, टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम, ठीक है, उनमें अगर चेंज ना आए टाइम के साथ तो वो हमारा क्या होता है, थर्मल इक्विलिब्रियम। जैसे देखो इसका एक एग्जांपल लेके बताते हैं। मान लिया हमने ये ले ली, ठीक है, दो दो बॉडी ले ली, ठीक है, ए एंड बी। इसके अंदर हमने क्या रख दी, गैसेज रख दी, ठीक है, गैसेज रख दी इन्हें, ठीक है। अगर हमने इन गैसेस को, पहले गैसेस मान लिया, पहले देखो पहले वाला प्रोसेस देखते हैं कि पहले हमने साथ में रख दी दोनों गैसेस, ठीक है, दोनों गैसेस, इधर गैस ए है एंड इधर गैस बी है, ठीक है। बाद में हमने देखो यहाँ पे एडियाबैटिक वॉल लगा दी, ठीक है, एडियाबैटिक वॉल हमने लगा दी। और अगर एडियाबैटिक जो वॉल लगाई ना दो गैसेस के बीच में, हमने एडियाबैटिक वॉल से उनको अलग कर दिया, ठीक है। तो क्या होगा कि जो हमने जो इंसुलेटिंग वॉल लगाई है, एडियाबैटिक जो वॉल लगाई है, यानी जो हीट ट्रांसफर नहीं करेगी एक फॉर्म से, यानी इससे यहाँ तक नहीं जाएगी क्योंकि हमने उनको अलग अलग कर दिया है ना। क्योंकि यहाँ से हीट यानी क्यों नहीं जाएगी, क्योंकि हमने क्या लगा दिया है कि एडियाबैटिक वॉल, ठीक है। तो ये क्या हुआ कि यही क्या हुआ, इक्विलिब्रियम में पहले जो गैसेज आपस में मिक्सअप हो रही थी, पहले इसका टेम्परेचर, बाद में इसका टेम्परेचर ज्यादा हो रहा था, कभी इसका कभी इसका, फिर हमने क्या किया, इनको एडियाबैटिक कर दिया, ठीक है। तो क्या हुआ कि एक टाइप से ये दोनों किस में आ गई, इक्विलिब्रियम में आ गई। ना तो अब इसका टेम्परेचर ज्यादा है, ना इसका टेम्परेचर, ना इसका प्रेशर ज्यादा होगा, ना इसका, मतलब क्या हुआ कि अब इन ये एडियाबैटिक वॉल लगाने के बाद इनकी जो वेरिएबल प्रॉपर्टी, मैक्रोस्कोपिक वेरिएबल प्रॉपर्टी दैट इज प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर एंड कंपोजिशन डज नॉट चेंज विद द टाइम, ठीक है, समझ आया। तो वो होते हैं हमारे थर्मल इक्विलिब्रियम। देखो बाय डेफिनेशन देखते हैं, डेफिनेशन लिखते हैं इसकी, ठीक है। तो ये है डेफिनेशन कि एक थर्मोडायनामिकल सिस्टम को हम थर्मल इक्विलिब्रियम कब कहेंगे, जब उसकी जो मैक्रोस्कोपिक वेरिएबल है, समझ आया कौन कौन से होते हैं, टेम्परेचर, प्रेशर, मास, कंपोजिशन, ठीक है, अगर ये चेंज ना करे टाइम के साथ, ठीक है, तो वो होते हैं हमारा थर्मल इक्विलिब्रियम, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक करते हैं। देखो नेक्स्ट हम करते हैं जीरोथ लॉ, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, जीरोथ लॉ। देखो जीरोथ लॉ की वैसे तो डेफिनेशन सिंपल होती है, ठीक है। डेफिनेशन क्या होगी कि इस लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है, अगर मान लिया कि ए एंड बी दोनों क्या है, थर्मोडायनामिकली, मतलब थर्मल इक्विलिब्रियम में है सेपरेटली, ठीक है, तो वो जो सिस्टम सी है, अगर ए एंड बी वो थर्मल इक्विलिब्रियम में है आपस में, तो वो किसी सिस्टम सी के साथ भी वो थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगी, ठीक है। तो ये हमारा जीरोथ लॉ है, लेकिन इसको हम एक एग्जाम्पल से करते हैं। देखो मान लिया कि हमने दो बॉडी ली, डेफिनेशन भी लिखवा देंगे पहले। देखो मान लिया हमने दो बॉडी ले ली, ठीक है, ये दो ले ली, ये मान लिया ए मान लिया एंड ये बी मान लिया। यहाँ पे हमारी क्या है, इन दोनों जो ए एंड बी है ना, हमने क्या क्या इनको ए एंड बी को सेपरेट कर दिया बाय एडियाबैटिक वॉल से, ठीक है। इनके बीच में ये हमारी एडियाबैटिक वॉल होगी,
ठीक है, इनसे हमने इसको सेपरेट कर दिया। अब क्या करेंगे, मतलब एडियाबेटिक बोल मतलब ट्रांसफर हीट नहीं हो रही, ए से बी में हीट नहीं जा रही, ठीक है, एडियाबेटिक बोल। अब देखो ए एंड बी क्या है ये, और इसके ऊपर ही हमने क्या कर दिया, एक थर्ड सिस्टम ले लिया, ठीक है, ये थर्ड सिस्टम ले लिया सी, और यहाँ पे हमने क्या किया, ये वाला सिस्टम जो सी था इसकी जो वाल हमने डाइथर्मिक कर दी, ठीक है, डाइथर्मिक मतलब हीट फ्लो कर रही है, ठीक है। ए एंड बी के अंडर में हमने क्या कर दी, ए एंड बी के बीच में हमने ठीक है, एडियाबेटिक सॉरी एडियाबेटिक वॉल लगा दी, एंड सी और इन दोनों के बीच में मैंने डाइथर्मिक, ठीक है, डायथर्मिक लगा दी, यानी हीट फ्लो कर रही है। अब देखो ये सिस्टम सी था, अब क्या होगा, ए एंड बी आपस में क्या है, इक्विलिब्रियम में, ए और बी से कोई भी हीट फ्लो नहीं कर रही, ठीक है। तो देखो हमें पता है कि जो हमारा सिस्टम ए एंड बी है वो क्या है, कॉन्टेक्ट में है, अब विद थर्ड सिस्टम के साथ, है ना। अब सी जो है डायथर्मिक वॉल से कनेक्ट है ए एंड बी से, यानी हीट जो है फ्लो कर रही है, फ्लो होने दे रहा है। तो जो मैक्रोस्कोपिक वेरिएबल हुए ना सिस्टम ए एंड बी के, वो चेंज कब तक होते रहेंगे, जब तक ए एंड बी जो है थर्मल इक्विलिब्रियम में ना आ जाए विद सी के साथ। समझ आए कैसे, यानी ए एंड बी के जो मैक्रोस्कोपिक वेरिएबल है मतलब प्रेशर टेम्परेचर, वो तब तक चेंज होते रहेंगे जब तक वो थर्मल इक्विलिब्रियम में ना आ जाए विद सी के, ठीक है, विद सी। तो ये क्या हो गया, जीरोथ लॉ। तो जीरोथ लॉ में यही बताता है कि जो मैक्रोस्कोपिक वेरिएबल हैं, अगर ए एंड बी सिस्टम अगर वो आपस में दोनों कॉन्टेक्ट में हैं, तो वो जो हमारा सिस्टम सी है उसके साथ भी थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे। समझ आया, तो ये था हमारा जीरोथ लॉ। अब देखो बाय डेफिनेशन देखते हैं, ठीक है, डेफिनेशन से देखते हैं। देखो ये हमारी थर्मो जो जीरोथ लॉ है उसकी डेफिनेशन, कि अकॉर्डिंग टू दिस लॉ कि जब थर्मोडायनामिक सिस्टम ए एंड बी सेपरेटली थर्मल इक्विलिब्रियम में होते हैं, और वो थर्मल इक्विलिब्रियम में होता है विद थर्ड सिस्टम के साथ, सी के साथ, ठीक है, देन सिस्टम ए एंड बी आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद ईच अदर, ठीक है। तो यही डेफिनेशन थी हमारी, अगर ए एंड बी जो है अलग अलग थर्मल इक्विलिब्रियम में है और वो थर्मल इक्विलिब्रियम सी के साथ भी थर्मल इक्विलिब्रियम में है, तो ए एंड बी आपस में क्या होंगे, थर्मल इक्विलिब्रियम में। समझ आया, तो ये हमारी थी जीरोथ लॉ, ठीक है। अब देखो इसमें क्या है कि इसमें एक ये बात भी है कि अगर मान लिया दो सिस्टम वो थर्मल इक्विलिब्रियम में ना एक दूसरे के साथ, तो उनका टेम्परेचर भी क्या होगा, सेम होगा, है ना। अगर वो थर्मल इक्विलिब्रियम में नहीं है, अगर थर्मल इक्विलिब्रियम में नहीं तो उनका टेम्परेचर भी डिफरेंट होगा, ठीक है। तो ये हमारा जीरोथ लॉ ये भी बताता है, अगर दो बॉडी आपस में थर्मल इक्विलिब्रियम में है तो उनका टेम्परेचर भी क्या होगा, सेम होगा, ठीक है। अब करते हैं नेक्स्ट। देखो इसमें एक छोटी सी टर्म आती है क्वासिस्टेटिक प्रोसेस, है ना। क्वासिस्टेटिक प्रोसेस क्या होता है हमारा, एक टाइप से मतलब एक चेंज इन स्टेट ऑफ वेरिएबल जो होते हैं ना थर्मोडायनामिकल सिस्टम के, मतलब उनमें एक बिल्कुल स्लो चेंज होना, है ना। समझ आया कैसे, मतलब हम ऐसे कह सकते हैं कि हमारा नियरली जो है स्टेटिक ही हो। समझ आया, मतलब कि हमारे जो वेरिएबल्स होते हैं ना, जैसे टेम्परेचर हो गया, प्रेशर हो गया, उनमें इतना स्लो चेंज कि हम उनको एक टाइप से स्टेटिक कह सकते हैं, तो वो हमारा क्या होता है, क्वासी स्टेटिक प्रोसेस, ठीक है। अगर मान लिया देखो इसको हम एक टाइप से आइडियलाइज प्रोसेस कहते हैं ना क्वासिस्टेटिक को। अगर मान लिया चेंजेज जब हमारे मान लिया कि सिस्टम है, ठीक है, उसके जो वेरिएबल्स हैं प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर, ठीक है, अगर वो उनमें स्लोली इतना स्लोली चेंज आ रहा हो, ठीक है, कॉन्टिन्यूस टू बी इन थर्मल एंड मैकेनिकल इक्विलिब्रियम, अगर वो इतना स्लो चेंज आ रहा हो एंड वो थर्मल इक्विलिब्रियम में आ जाए विद सराउंडिंग के साथ। समझ आया कि जो हमारे प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर हैं उनमें इतना स्मॉल चेंज आए कि वो हमारे थर्मल इक्विलिब्रियम के साथ सॉरी जो हमारा क्या है सराउंडिंग के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में आ जाए, ठीक है। तो मतलब क्वासिस्टेटिक हम एक टाइप से क्या कह सकते हैं कि हमारा एक टाइप से स्टैटिक प्रोसेस होता है, स्टैटिक कह सकते हैं कि क्योंकि हमारा इतना स्लो प्रोसेस होता है, ठीक है। ठीक है, तो देखो इसकी डेफिनेशन लिखते हैं। देखो ये है डेफिनेशन कि एक ऐसा प्रोसेस जिनमें जो स्टेट ऑफ वेरिएबल होते हैं हमारे थर्मोडायनामिक सिस्टम के, वो इतने इनफाइनाइटली स्लो होते हैं जिसको हम क्वासी स्टेटिक कहते हैं, है ना। एक टाइप से हम उसको, वो हमारा स्टेटिक ही हो जाता है एक टाइप से, ठीक है। अब देखो, अब हम जो हमारे थर्मोडायनामिकल प्रोसेस होते हैं उन पे बात करते हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। थर्मोडायनामिकल प्रोसेस देखो ये कौन कौन से होते हैं हमारे थर्मोडायनामिकल प्रोसेस। देखो पहले डेफिनेशन लिखते हैं इनकी थर्मोडायनामिकल प्रोसेस की।
देखो ये है डेफिनेशन थर्मोडायनामिकल प्रोसेस की। थर्मोडायनामिकल प्रोसेस इज सेड टू टेक प्लेस, हम उसको कब कहेंगे कि थर्मोडायनामिक प्रोसेस हो रहा है, कि जब कुछ चेंजेस आ जाए हमारे जो स्टेट ऑफ थर्मोडायनामिक सिस्टम है ना, थर्मोडायनामिक पैरामीटर ऑफ द सिस्टम चेंजेस विद टाइम। समझ आया कैसे आया, ये क्या है, मतलब जो पैरामीटर हमारे कौन कौन से हो गए, प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर, अगर उनमें टाइम के साथ कुछ चेंज आए है ना, तो वो होते हैं हमारे थर्मोडायनामिकल प्रोसेस। अब देखो जो हमारे इंपॉर्टेंट थर्मोडायनामिकल प्रोसेस है, पहला तो आता है हमारा आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस देखो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। आइसोथर्मल प्रोसेस क्या है, जो हमारा इज दैट विच अक्कर एट ए कॉन्स्टेंट टेम्परेचर। आइसोथर्मल प्रोसेस हमारा हमेशा एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर पर होता है। कॉन्स्टेंट टेम्परेचर, जो प्रोसेस हमारा कॉन्स्टेंट टेम्परेचर पर हो तो वो हमारा कौन सा होता है, आइसोथर्मल प्रोसेस। ठीक है, एट ए कॉन्स्टेंट टेम्परेचर। सेकेंड आता है हमारा एडियाबैटिक प्रोसेस, देखो इनको डिटेल में पढ़ेंगे बाद में। एडियाबैटिक प्रोसेस, एडियाबैटिक प्रोसेस क्या होता है, जिसमें हीट जो है ना तो एंटर हो सके और ना ही लीव हो सके। ठीक है, तो वो होती है हमारी क्या, एडियाबैटिक प्रोसेस। हमारा एडियाबैटिक थर्मोडायनेमिकल सिस्टम मतलब जिनमें विच डू नॉट एंटर्स और लीव्स द थर्मोडायनेमिकल सिस्टम ड्यूरिंग द चेंज। ठीक है, जब हम चेंज कर रहे हैं तो ना तो उसमें हीट एंटर कर सके ना उसमें लीव कर सके, तो वो होता है हमारा, यानी हम ऐसे कह सकते हैं एट कॉन्स्टेंट हीट, कांस्टेंट हीट या और नो फ्लो ऑफ हीट, नो फ्लो ऑफ हीट। ठीक है, यानी इस प्रोसेस के लिए हम एक टाइप से ऐसे कह सकते हैं कि एडियाबैटिक वॉल लगा देते हैं, है ना। एडियाबैटिक वॉल लगा देते हैं, ऐसा क्यों कहते हैं, क्योंकि एडियाबैटिक प्रोसेस के थ्रू जो हमारी हीट है ना तो इस सिस्टम से उस सिस्टम में जाती, ना उस सिस्टम से इसमें आती, है ना, इसलिए हम एडियाबैटिक कहते हैं। थर्ड जो हमारा प्रोसेस होता है दैट इज आइसोबारिक। आइसोबारिक प्रोसेस, आइसोबारिक प्रोसेस क्या होता है, जो हमारा कांस्टेंट प्रेशर पे हो। आइसो मतलब सेम, बारिक मतलब हमारा प्रेशर। ठीक है, एट कांस्टेंट प्रेशर, एट कांस्टेंट प्रेशर विच अक्कर एट कांस्टेंट प्रेशर। आइसोथर्मल कौन सा होता है, विच अक्कर एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर। एडियाबैटिक विच अक्कर एट ए कांस्टेंट फ्लो ऑफ हीट, सॉरी नो फ्लो ऑफ हीट, ठीक है, या फिर कांस्टेंट हीट। आइसोबारिक कौन सा होता है, आइसो मतलब सेम, ठीक है, और जो बार है मतलब हमारा प्रेशर। तो एट ए, क्योंकि प्रेशर जो है बार की यूनिट होती है ना, ऐसे भी याद रख सकते हैं ना, जो बार होती है ना प्रेशर की यूनिट, तो आइसोबारिक एट ए कांस्टेंट विच अक्कर एट ए कांस्टेंट प्रेशर। एंड लास्ट जो प्रोसेस है वो होता है हमारा आइसोकोरिक प्रोसेस। आइसोकोरिक प्रोसेस, आइसो मतलब सेम और कोर मतलब हमारी वॉल्यूम, एट ए विच अक्कर एट ए कांस्टेंट वॉल्यूम। ठीक है, विच अक्कर एट ए कांस्टेंट वॉल्यूम। ठीक है, जो हमारी कांस्टेंट वॉल्यूम पे आए, ये होते, ये है हमारे 4 प्रोसेस, थर्मोडायनामिकल प्रोसेस। ठीक है, तो और जो इनके जो ग्राफ है वो हम कब करेंगे, जब हम इनका वर्क डन करवाएंगे। ठीक है, जो हम नेक्स्ट ही करेंगे, वर्क डन इन ए आइसोथर्मल एंड एडियाबैटिक प्रोसेस। ठीक है, तो अब हम निकालते हैं कि आइसोथर्मल प्रोसेस एंड एडियाबैटिक में कि वर्क डन कैसे होता है। ठीक है, तो वर्क डन करते हैं। अब देखो जो हमारा वर्क डन होता है ना, उसका रियल फॉर्मूला क्या होता है, माइनस ऑफ, देखो ये माइनस का साइन भी बताएंगे कैसे आया, माइनस ऑफ V1 से V2। ठीक है, ये हमारा वर्क डन का रियल फॉर्मूला होता है, P एक्सटर्नल dV। ठीक है, एक होता है हमारा जो वर्क का फॉर्मूला होता है जब हमारा प्रेशर जो है कांस्टेंट हो, तो जब हमारा प्रेशर कांस्टेंट हो तो उसके लिए वर्क डन का फॉर्मूला होता है माइनस का P एक्सटर्नल एंड डेल्टा V। ये कब होता है, जब हमारा प्रेशर कांस्टेंट हो। ये पूरा 100% करेक्ट होता है, कहीं पर भी हम इसको यूज कर सकते हैं, लेकिन ये कब यूज होगा, सिर्फ हमारा जब प्रेशर कांस्टेंट हो। ठीक है, अब देखो हमें पता है कि जब हमारी गैस एक्सपैंड होती है ना, एक्सपैंड होती है तो क्या होता है कि हमारी जो वॉल्यूम है वो क्या कर जाती है, इंक्रीज कर जाती है। अगर वॉल्यूम इंक्रीज कर देगी इसका मतलब गैस की कूलिंग होगी, है ना। गैस की कूलिंग होगी तो यहां से देखो जब हमारी वॉल्यूम इंक्रीज करेगी तो यहां से जो वर्क डन है, क्योंकि डेल्टा वी जो चेंज इन वॉल्यूम है वो क्या हो जाएगी, पॉजिटिव, तो जो वर्क डन है वो किसके इक्वल आएगा, नेगेटिव। तो वर्क डन है व्हेन गैस इज एक्सपैंड,
मतलब हमारी वॉल्यूम जो है अगर इंक्रीज कर जाए, यानी डेल्टा वी क्या हो जाएगी, पॉजिटिव। अगर डेल्टा वी पॉजिटिव आ जाएगा तो वर्क डन हमारा क्या हो जाएगा, नेगेटिव। ठीक है, व्हेन गैस इज एक्सपेंड, तो इसको हम क्या कहेंगे, वर्क डन बाय द गैस, क्योंकि जो गैस है वो वर्क डन कर रही है, तो ये होगा वर्क डन। यानी देखो ऐसे कई बार होता है कि हम कंफ्यूज होते हैं कि इस गैस को हम क्या कहें, वर्क डन बाय द गैस या फिर ऑन द गैस, है ना। तो इसको हम क्या कहेंगे, जब हमारी गैस एक्सपैंड हो रही हो तो हम क्या कहेंगे, वर्क डन बाय द गैस। ठीक है, ये कब होता है, जब हमारी गैस एक्सपैंड हो रही हो। अब देखो सेकंड केस आता है कि जब हमारी गैस कंप्रेस्ड हो रही हो। कंप्रेस मतलब जब हम उसके ऊपर प्रेशर लगा रहे हो। तो अगर गैस कंप्रेस्ड होगी तो हमारी जो डेल्टा वी है वो क्या हो जाएगी, देखो ये वर्क डन बाय डेल्टा वी क्या हो जाएगी हमारी, नेगेटिव, है ना, क्योंकि वो कंप्रेस होगी तो वॉल्यूम हमारी डिक्रीज हो जाएगी। अगर वॉल्यूम डिक्रीज होगी तो इसमें नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, यानी वर्क डन किसके इक्वल आ जाएगा, पॉजिटिव, है ना। वर्क डन पॉजिटिव आ गया तो इस प्रोसेस में हम क्या कहेंगे, वर्क डन ऑन द गैस, कि वर्क डन जो हो रहा है वो गैस के ऊपर हो रहा है, वर्क डन ऑन द गैस। ये क्या कर रही थी, ये वर्क डन बाय द गैस, ये जो वर्क डन हो रहा था ये गैस कर रही थी, है ना, बाय द गैस। ये अब ये वर्क डन हो रहा है ऑन द गैस, क्योंकि वर्क डन हमारा पॉजिटिव है। तो समझ आया कि वर्क डन हमारा नेगेटिव कब होगा, अगर हमारी गैस क्या हो रही हो, एक्सपेंड हो रही हो। वर्क डन पॉजिटिव कब आएगा, जब हमारी गैस क्या हो रही हो, कंप्रेस्ड हो रही हो। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं कि आइसोथर्मल प्रोसेस में वर्क डन कैसे होता है, क्योंकि देखो ये वाली चीजें जानना जरूरी था पहले, है ना। अब हम बात करते हैं कि आइसोथर्मल प्रोसेस के अंदर जो होता है वर्क डन कैसे होता है। अब देखो उससे, देखो ये जो, देखो नेक्स्ट करवा देते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो बड़ा है ना, एक्सप्रेशन बड़ा है, यहाँ पे क्लियर नहीं होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट करते हैं। देखो वो जो है प्रीवियस पेज में हो गया था, ठीक है, क्योंकि अभी यहाँ पे पूरा क्लियरली हो नहीं पाता ना उस पे, तो हमने यहाँ पे कर दिया। अब देखो हम करके कि जो वर्क डन होता है हमारा आइसोथर्मल, देखो अब एक्सपेंशन से ये तो पता चला कि हमारा वर्क डन क्या आएगा, नेगेटिव, है ना, क्योंकि अगर कंप्रेशन होता तो वर्क डन क्या होता, पॉजिटिव, है ना। तो वर्क डन एक्सपेंशन, यानी जो हमारा एक्सपेंशन वर्क डन आएगा एक्सपेंशन पे, वो हमारा नेगेटिव होगा। ठीक है, अब देखो आइसोथर्मल प्रोसेस का मतलब क्या है, कांस्टेंट टेम्परेचर पर। तो देखो हमें बोयल्स लॉ ने क्या बताया था, बोयल्स लॉ ने हमें ये बताया था कि जो प्रेशर होता है ना गैस का, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है वॉल्यूम ऑफ द गैस। अगर हम वॉल्यूम जो है गैस का बढ़ाएंगे तो प्रेशर हमारा कम हो जाएगा, बिकॉज दे आर इनवर्सली रिलेटेड विद ईच अदर। ठीक है, इनवर्सली रिलेटेड है। अगर देखो वैल्यूम पता होगा। अब देखो यहाँ से हम ऐसे भी कर सकते हैं ना कि P1V1 इज इक्वल टू P2V2, ये भी बताया था, ये भी होता है। ठीक है, अब देखो जो ये आइसोथर्मल प्रोसेस में है ना ग्राफ होता है, आइसोथर्मल प्रोसेस में ग्राफ कुछ इस तरीके का होता है। मान लिया ये प्रेशर हो गया एंड ये वॉल्यूम हो गई। ठीक है, तो इसमें जो ग्राफ है वो कुछ इस तरीके का आता है। यानी जब हम, क्योंकि देखो बोयल्स लॉ ने क्या कहा कि प्रेशर एंड वॉल्यूम दे आर इनवर्सली रिलेटेड विद ईच अदर, इनवर्सली रिलेटेड हैं, तो मतलब प्रेशर एंड वॉल्यूम इनवर्सली रिलेटेड हैं। अगर वॉल्यूम इंक्रीज करेंगे तो प्रेशर डिक्रीज करेगा। समझ आया। तो आइसोथर्मल का एक ग्राफ होता है कि अगर हमारा प्रेशर डिक्रीज करेगा तो वॉल्यूम क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। ठीक है, तो देखो ये ग्राफ हो गया हमारा आइसोथर्मल का। अब देखो अब हम जो आइसोथर्मल प्रोसेस करेंगे इसमें भी दो प्रोसेस आते हैं, एक तो आता है रिवर्सिबल प्रोसेस और एक आता है इरिवर्सिबल प्रोसेस। ठीक है, देखो सबसे पहले हम करते हैं रिवर्सिबल प्रोसेस। रिवर्सिबल प्रोसेस, देखो रिवर्सिबल प्रोसेस में क्या करेंगे, हमें पता है कि जो हमारा वर्क डन है, देखो हम पहले ही लिख लेते हैं कि हमारा वर्क डन क्या आना चाहिए, -nRT, ठीक है, log E V2/V1, ये आना चाहिए हमारा। ठीक है, ये हमारा फाइनल रिजल्ट ये आना चाहिए कि हमारा रिवर्सिबल प्रोसेस में वर्क डन ये होता है -nRT log E V2/V1। ठीक है, अब देखो हमने जैसे ये ले लिया एक कंटेनर, ठीक है, इसके अंदर ये ले लिया, ठीक है, ये हमने एक पिस्टन लगा दिया, इसके अंदर हमने ले ली वाटर, ठीक है, गैस ली, ये हो गया। अब देखो ये जो हमने गैस ली है ये तो प्रेशर, अब देखो मान लिया हमने यहाँ पे छोटे छोटे मासीज रख दिए, बिल्कुल छोटे छोटे मान लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे प्रेशर ऑफ गैस है, ये इस तरफ से प्रेशर गैस जो है गैस प्रेशर लगाएगी एंड इस तरफ से जो हमारा
एक्सटर्नल प्रेशर लगेगा जो मासेज है। ऐसा क्यों किया हमने, क्योंकि एक टाइप से अगर हम इन मासेज को, इसके बिल्कुल छोटे छोटे मास हैं, इन मासेज को हमने जैसे इसके ऊपर रखा तो ये एक टाइप से इक्विलिब्रियम में आ जाएगी। ठीक है, ना तो इस तरफ से ज्यादा प्रेशर लगेगा ना इस तरफ से ज्यादा प्रेशर लगेगा। समझ आ गया। अब देखो क्या होगा, ये गैस हमने क्या ली है, आइडियल। ठीक है, एंड जो ये लिया है, जो इसकी वाल है, हमने कंटेनर जो लिया है, ये क्या है, परफेक्टली कंडक्टिंग है। परफेक्टली कंडक्टिंग मतलब हीट फ्लो कर सकती है। समझ आए। अगर एडियाबैटिक लेते तो हीट फ्लो नहीं करती, लेकिन हमने इसकी वाल क्या ली है, परफेक्टली कंडक्टिंग। ठीक है, अब देखो हम क्या करते हैं, इन छोटे छोटे जो मासेज है, इनमें से मान लिया हम एक मास को रिमूव कर देते हैं। ठीक है, बिल्कुल छोटे से मास को रिमूव कर दिया तो क्या होगा, जैसे ही हम इसको रिमूव करेंगे तो हमारा पी एक्सटर्नल जो होगा वो क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। किससे, प्रेशर ऑफ गैस से। जैसे ही उस मास को हटाया तो जो गैस का प्रेशर होगा वो क्या कर जाएगा, एकदम से इंक्रीज करेगा। तो जो हमारा पी एक्सटर्नल है वो लेस देन हो जाएगा प्रेशर ऑफ गैस से। ठीक है, जैसे ही हमने इस मास को हटाया तो यहाँ का प्रेशर कम हो जाएगा, गैस प्रेशर एकदम से एक्सपेंड होगी, इसका मतलब कूलिंग होगी। कूलिंग होने से, किसी भी बॉडी की अगर कूलिंग होती तो हमें पता है कि उसका टेम्परेचर डिक्रीज करता है ना। अगर कूलिंग होगी तो ये क्या करेगा, तुरंत जैसे ही टेम्परेचर, इसका प्रेशर ज्यादा होता दिखाई देगा तो यहां से, क्योंकि ये हमारी क्या है, वॉल परफेक्टली कंडक्टिंग है, तो ये एटमोस्फियर से उतनी ही एनर्जी ले लेगा, उतना ही टेम्परेचर ले लेगा, ताकि ये इक्विलिब्रियम में रहे। है ना। समझ आया कैसे, कि अगर इसका टेम्परेचर ज्यादा हुआ और कूलिंग होनी ज्यादा शुरू हो गई तो क्या होगा, क्योंकि इसका प्रेशर कम हो जाएगा ना, तो क्या होगा, इसका टेम्परेचर कम, गैस का कम होगा टेम्परेचर, क्योंकि कूलिंग होनी शुरू होगी ना, तो ये तुरंत क्या करेगा, इससे उतना ही टेम्परेचर ले लेगा, क्योंकि हमने यहाँ से उतना ही लेके ये एकदम से इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। यानी जितनी ज्यादा कूलिंग हो रही थी उतनी ही अब यानी बिल्कुल इक्विलिब्रियम में आ गई। ठीक है, समझ आया कैसे। तो प्रेशर ऑफ गैस जो है वो कैसे हो जाएगा, प्रेशर ऑफ एक्सटर्नल प्लस डीपी, मतलब चेंज इन जो प्रेशर आ रहा था, है ना, उसके इक्वल आ जाएगा, क्योंकि ये एक टाइप से इस सराउंडिंग से उतना ही टेम्परेचर ले लेगा और ये एक टाइप से इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। समझ आया कैसे। तो गैस एक्सपेंड होगी, इट कूल्स होगी, तो टेम्परेचर ऑफ गैस फॉल्स होगा। फॉल्स होगा तो गैस क्या करेगी, एब्जॉर्ब, हीट को एब्जॉर्ब कर लेगी सराउंडिंग से। ठीक है, सराउंडिंग से हीट को एब्जॉर्ब कर लेगी एंड टेम्परेचर जो है कांस्टेंट रह जाएगा। पहले इसका टेम्परेचर एकदम से डिक्रीज होना शुरू हुआ, इसने क्या किया, एकदम से सराउंडिंग से हीट ले ली, वापस से जो है इसका टेम्परेचर कांस्टेंट हो गया। ठीक है, तो एक टाइप से ये थर्मल इक्विलिब्रियम में आ गया। ठीक है, इतना समझ आया। अब देखो जो हमारा वर्क डन होता है, अब क्योंकि यहाँ पे हमारा प्रेशर जो है वो कांस्टेंट नहीं है, प्रेशर कांस्टेंट है तो हम वो वाला फॉर्मूला नहीं लगा सकते कि माइनस पी एक्सटर्नल डीवी। ठीक है, वो हमारा सिर्फ कांस्टेंट प्रेशर पे, तो हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, वर्क डन इज इक्वल टू माइनस V1 से V2 पी डीवी। ठीक है, पी एक्सटर्नल डीवी, अब हम ये यूज करेंगे, सॉरी पी एक्सटर्नल नहीं, पी डीवी। ठीक है, समझ आया। देखो अब देखो ये आ गया, अब जो हमारा वर्क डन है, जो वर्क डन आया वो ये आ जाएगा माइनस V1 से V2। अब जो हमारा प्रेशर ऑफ ए गैस है, जो हमारा प्रेशर ऑफ ए गैस वो एक टाइप से प्रेशर ऑफ एक्सटर्नल हो गया था ना। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि देखो जो हमारा प्रेशर ऑफ ए गैस है, जो गैस प्रेशर लगा रही है वो किसके इक्वल है, जो ऊपर से, जो बाहर से एक्सटर्नल प्रेशर आ रहा है। समझ आए क्यों, क्योंकि एक टाइप से दोनों इक्विलिब्रियम में है, दोनों तरफ इक्वल प्रेशर लग रहा है। ठीक है, तो थर्मल इक्विलिब्रियम में है तो हम P जो है प्रेशर को हम P एक्सटर्नल भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो कई जो बुक्स में ऐसा लिखा होता है कि P को हम P एक्सटर्नल लिख सकते हैं, क्योंकि इसका रीजन यही होता है क्योंकि हमारी जो प्रेशर, गैस का प्रेशर है वो एक्सटर्नल प्रेशर के इक्वल हो जाता है। समझ आया। तो देखो अब हमें पता है कि जो हमारी इक्वेशन थी PV इज इक्वल टू NRT होती है, ये कौन सी इक्वेशन होती है, हमारी आइडियल गैस इक्वेशन। ठीक है, तो हम इस P की जगह क्या रख सकते हैं, NRT/V। इस P की जगह हम ये रख दे W इज इक्वल टू माइनस V1 से V2, और जो P एक्सटर्नल है इसकी जगह हम क्या रख सकते हैं, NRT/V इंटू DV। अब NRT ये क्या है, कांस्टेंट है, तो NRT को हम ले लेते हैं बाहर, NRT। ठीक है,
V1 से V2, ठीक है, V1 से V2 हो गया, और तो यहां से 1/V और dV बचा, ठीक है, ये हो गया, और 1/V dV। अब इनका जब देखो यहां से फिर क्या हो जाएगा, यहां से तो जो हमारा V वर्क डन है वो किसके इक्वल हो जाएगा, -NRT, ठीक है। 1/V 1/x क्या होता है, log x, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, log EV, ठीक है, V1 से V2, ठीक है, क्लियर हुआ इतना। अब देखो इसको हम माइनस का NRT log E V2/V1 लिख सकते हैं। पहले हम V2 रखेंगे, देखो ये कैसे आया, पहले हम V2 माइनस V1 रखेंगे। अब देखो हमारी log की प्रॉपर्टी माइनस में क्या होती है, log A माइनस log B इज इक्वल टू log A/B हो जाती है। तो सेम वही करेंगे, पहले V की जगह V2 रखेंगे, log E V2 माइनस log E V1, है ना, तो log E V2/V1 हो जाएगा, ठीक है। log की प्रॉपर्टी लगा दी मैंने डायरेक्ट, इतना तो आप समझ ही सकते हैं ना, तो ये आ जाएगा। अब देखो हमारी ये इक्वेशन है, इसको हम और भी अलग फॉर्म्स में लिख सकते हैं। देखो ये इक्वेशन आ गई थी ना हमारी, -NRT log E V2/V1। अब देखो जब हम इस log E को रिमूव करते हैं तो हम क्या लिखते हैं, वर्क डन इज इक्वल टू -2.303, इस E को रिमूव करने के लिए, ठीक है। तो ये आ जाएगा -NRT, जब ये चेंज किया E तो यहाँ पे log 10 आ जाएगा, ठीक है, V2/V1, सॉरी V1, ठीक है, ये आ गई। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं इस इक्वेशन को, ठीक है। अब देखो हमने जो एक इक्वेशन देखी थी P1V1 इज इक्वल टू P2V2, ठीक है। तो यहां से देखो V1/V2, जो V2/V1 है वो किसके इक्वल आ जाएगा, P1/P2 के, ठीक है, V2/V1 इज इक्वल टू P1/P2, यानी इस इक्वेशन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, वर्क डन इज इक्वल टू -2.303 NRT log 10, और V2/V1 की जगह आ जाएगा हमारा P1/P2। क्लियर हुआ, ठीक है। ये हमारा कब था, जब हमारा वर्क डन इन आइसोथर्मल, और आइसोथर्मल में भी कब, जब हमारा रिवर्सिबल प्रोसेस हो। समझ आया। अब देखो हमारे इरिवर्सिबल प्रोसेस में क्या होता है, देखो रिवर्सिबल प्रोसेस में तो क्या होता है, मान लिया कि जैसे ये साइकिल है, ठीक है, जैसे मान लिया A B और इस पॉइंट A B C, फिर C से फिर A, फिर B, फिर C, फिर, ये तो हमारा होता है रिवर्सिबल प्रोसेस। इरिवर्सिबल प्रोसेस में देखते हैं अब इन इरिवर्सिबल प्रोसेस, इन इरिवर्सिबल प्रोसेस में क्या होता है कि देखो इरिवर्सिबल प्रोसेस में मान लिया एक बार एक पॉइंट से चला गया तो उस पॉइंट पर वापस आता ही नहीं, है ना। इरिवर्सिबल प्रोसेस मतलब हम कैसे क्या कह सकते हैं कि वैक्यूम, है ना। तो वैक्यूम में हमारा फ्री एक्सपेंशन होता है, यानी जो एक्सटर्नल प्रेशर तो कुछ होता ही नहीं। तो अगर एक्सटर्नल प्रेशर 0 हो जाए, क्योंकि अगर हम वैक्यूम में ही मान ले, क्योंकि वैक्यूम में जो हमारा एक्सटर्नल प्रेशर क्या होता है, 0 होता है ना। अगर हमारा एक्सटर्नल प्रेशर 0 हो गया तो जो हम किससे करेंगे इसको सोल्व, कि जो होता है किसके इक्वल, माइनस का P एक्सटर्नल dV। अगर वही चीज 0 होगी तो हम आगे कैसे सोल्व करेंगे, ना। तो हमारा जो आ जाएगा इन इरिवर्सिबल प्रोसेस में वर्क डन क्या आ जाएगा हमारा 0, ठीक है। तो इरिवर्सिबल प्रोसेस में वर्क डन हमारा क्या होता है, ऑलवेज 0, ठीक है। अब हम करते हैं वर्क डन इन एडियाबैटिक एक्सपेंशन। देखो एडियाबैटिक जो हमारा प्रोसेस होता है उसमें वर्क डन निकालना है, ठीक है। अब देखो एडियाबैटिक प्रोसेस में जो हमारी हीट एनर्जी होती है, हीट एनर्जी वो एक टाइप से हम क्या लेते हैं, 0, है ना, यानी Q इज इक्वल टू हम 0 ले लेते हैं, ठीक है। अब हमें देखो एडियाबैटिक पॉइजन इक्वेशन हमें क्या गिवन होती है, P1V1 गामा इज इक्वल टू P2V2 गामा। देखो जो गामा होता है, देखो मैं यहाँ पे आपको बता देती हूँ गामा क्या होता है। गामा जो होता है रेशियो ऑफ Cp एंड Cv। Cp हमारा क्या होता है, प्रेशर एट ए कांस्टेंट, सॉरी गैस जो होती है ना, गैस एट ए कांस्टेंट प्रेशर एंड एट ए कांस्टेंट वॉल्यूम, ठीक है। ये होता है हमारा गामा, रेशियो ऑफ Cp एंड Cv, ठीक है। जो हमारा गामा होता है इसकी अलग अलग वैल्यूज आती हैं, मोनोटॉमिक गैस के लिए, डायटोमिक गैस के लिए, ट्राइटोमिक गैस के लिए, है ना, अलग अलग होते हैं। तो ये होता है हमारा गामा, यानी हमारी जो
एडियाबैटिक के लिए इक्वेशन आई, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, पी वी गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ऐसे लिख सकते हैं, वेर गामा ये हो गया सीपी बाई सीवी। ठीक है, क्लियर इतना। अब देखो सेम वही प्रोसेस लेंगे, मान लिया एक कंटेनर लिया हमने, ये पिस्टन लगाया, इसके अंदर हमने गैस ले ली। ठीक है, अब की बार हम इसकी जो ये वॉल्स हैं इनको परफेक्टली इंसुलेटिंग करेंगे, परफेक्टली इंसुलेटिंग करेंगे कि हीट फ्लो नहीं करेगी। ठीक है, और ये होगी। ठीक है, ये हमने गैस ले ली इसके अंदर, तो जो हमारा पी, ये हमारा पी एक्सटर्नल है, ये हमारा प्रेशर ऑफ ए गैस हो गया। ठीक है, ये सारी चीजें ले ली। अब जो इसमें हमारा वर्क डन होगा वो क्या यूज करेंगे हम, पी एक्सटर्नल डीवी। ठीक है, ये इक्वेशन होगी। हमें पता है कि जो प्रेशर चेंज हो रहा है, ठीक है, प्रेशर चेंज हो रहा है, तो हम ये वाला इक्वेशन ये वाली इक्वेशन हम यूज नहीं करेंगे, क्योंकि हमारा प्रेशर क्या है, चेंज हो रहा है ना, क्योंकि प्रेशर चेंज हो रहा है, तो हम ये वाला इक्वेशन यूज नहीं करेंगे। हम करेंगे वर्क डन इज इक्वल टू माइनस V1 से V2 एंड P एक्सटर्नल dV हो गया। ठीक है, अब देखो जो हमारे इसके लिए एडियाबैटिक के लिए जो ग्राफ आता है वो क्या आता है, देखो ये हमारा P मान लिया, ये हमने वॉल्यूम V मान ली। इसके लिए जो ग्राफ आता है वो कुछ इस टाइप से बिल्कुल ये आता है ना। टेम्परेचर के लिए जो आइसोथर्मल प्रोसेस था उसके लिए हमने क्या देखा कि ग्राफ कुछ इसी तरीके का आ रहा था ना। यानी जो हमारा स्लोप होता है ना एडियाबैटिक कर्व का, एडियाबैटिक प्रोसेस का जो कर्व होता है एडियाबैटिक का, वो किससे शार्प होता है देन आइसोथर्मल से। ठीक है, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, स्लोप ऑफ द एडियाबैटिक कर्व इज मच लार्जर देन द स्लोप ऑफ द आइसोथर्मल। समझ आया? ठीक है, अब देखो हमें देखो पहले इसका फॉर्मूला लिख लेते हैं, क्या आएगा, मतलब हमें ये आना चाहिए NR गामा -1 और T2 - T1, यानी हमें देखो ये निकालना है इसका वर्क डन। ठीक है, ये निकालना है। देखो अब हमें इक्वेशन गिवन है P1 V1 गामा इज इक्वल टू P2 V2 गामा, ये पॉइजन इक्वेशन है फॉर ए एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए। यानी हम इसको ऐसे लिख सकते हैं PV गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट लिख सकते हैं, और मान लिया उस PV गामा कांस्टेंट को हम K मान लेते हैं। समझ आया? ठीक है, अब देखो यहां तक हो गया था ना। अब देखो जो हमारा इक्वेशन थी वर्क डन इज इक्वल टू माइनस V1 से V2, ठीक है, और P एक्सटर्नल dV। अब हम इस P की जगह पे क्या लिख सकते हैं, देखो यहां से P की जगह पे K बाय गामा V की पावर गामा लिख सकते हैं ना। तो यहां से हमारा वर्क डन किसके इक्वल आ जाएगा, माइनस ऑफ K, क्योंकि हम देखो माइनस ऑफ इंटीग्रेशन V1 से V2 एंड K V की पावर गामा D। क्लियर है इतना? देखो ये हो गया। अब हम माइनस K ले लेते हैं बाहर, तो यहां से क्या आ जाएगा V1 से V2, ठीक है, एंड V की पावर हम गामा माइनस गामा लेंगे, क्योंकि ऊपर जाके माइनस हो जाएगी ना पावर, और इंटू dV। ठीक है, तो माइनस K हुआ एंड V की पावर माइनस गामा +1 बाय माइनस गामा +1। ठीक है, और इनकी पावर क्या हो जाएगी V1 से V2। ये हमने इनका इंटीग्रेशन सॉल्व कर दिया। ठीक है, अब देखो यहाँ से क्या आ जाएगी, अगर हम देखो यहाँ पे माइनस K है, अगर हम यहाँ से माइनस कॉमन ले ले तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, गामा -1 हो जाएगा ना। गामा देखो माइनस गामा -1 हो जाएगा। क्लियर हुआ इतना कैसे हुआ, क्योंकि हमने यहाँ से माइनस कॉमन ले लिया। समझ आया? तो यहाँ पे क्या बचा, माइनस, ये जो बचेगा क्या बचेगा, V2 की पावर माइनस गामा +1। ठीक है, हमने V2 और V1 की वैल्यू रख ली है। ठीक है, माइनस V1 माइनस गामा +1। क्लियर हुआ इतना? अब देखो नेक्स्ट करते हैं, यहां से K माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो K बाय गामा -1 किसके इक्वल हो जाएगा, इक्वल नहीं सॉरी इंटू में V2 माइनस गामा, और इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इंटू V2 माइनस V1 माइनस गामा इंटू V1। क्लियर हुआ? तो यहां से क्या आ जाएगा, K V2 माइनस गामा इंटू V2, अंदर मल्टीप्लाई कर दिया K को, K V1 माइनस गामा इंटू V1।
ठीक है, और नीचे हम लिख लेते हैं पूरे गामा माइनस 1। यहाँ तक की इक्वेशन पता चल गई कैसे आई। अब देखो हमें जो इक्वेशन गिवन थी P1V1 कि गामा इज इक्वल टू P2V2 की पावर गामा इज इक्वल टू K के इक्वल था, है ना। तो हम यहाँ से क्या कर सकते हैं कि जो हमारा ये है ना, इसको हम क्या करेंगे, देखो KV2 है ना, इसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, जो K की जगह पे P1, इसकी जगह पे देखो, इसके लिए हमें जो V2 वाली टर्म है इसको सॉल्व करने के लिए जो K है ना, K, इसकी जगह पे हम ये वैल्यू रखेंगे। समझ आया कैसे। P2V2 देखो इस K की जगह पे जब हम ये वैल्यू रख देंगे तो P2 गामा और P2 माइनस गामा कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारे पास इक्वेशन इजी इक्वेशन बच जाएंगी, है ना। तो हम इस K की जगह पे इस इक्वेशन से क्या रख देंगे, P2V2 की पावर गामा, है ना। देखो यहां से क्लियर हुआ, एंड V2 की पावर माइनस गामा इंटू V2 और माइनस K1 इसकी जगह पे ये वाले रखते हैं, क्योंकि V1 है तो ये रख देंगे P1V1 की पावर गामा और V1 की पावर माइनस गामा इंटू V1 और नीचे क्या रख देंगे, गामा माइनस 1। अब देखो ये वाली टर्म हो जाएंगी कैंसिल, V1 की पावर गामा एंड V1 की, तो यहां से हमारे पास इक्वेशन क्या आ जाएगी, P2V2 माइनस P1V1 इंटू गामा माइनस 1। ठीक है, ये हुआ। अब देखो P1 जो PV इज इक्वल टू NRT होता है, ठीक है, तो P1 इज इक्वल टू NRT है, तो P2V2 हम कैसे लिख सकते हैं, NRT2 लिख सकते हैं, NRT2 माइनस NRT1 लिख सकते हैं, बिकॉज PV इज इक्वल टू NRT, ऑफ कोर्स लिख सकते हैं। तो P1V1 इज इक्वल टू हम ऐसे लिख सकते हैं ना, NRT1, इसको ऐसे लिख देते हैं कि ऐसे आए। क्लियर हुआ, तो ये आ जाएगा गामा माइनस 1। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। अब देखो हमें निकालना क्या था, NR बाय गामा माइनस 1 और T2 माइनस T1। ठीक है, यही हमें वर्क डन निकालना था, किसमें, एडियाबैटिक प्रोसेस में। ठीक है, तो हमने ये कर दिया। सो ये आ गया हमारे एडियाबैटिक प्रोसेस में जो वर्क डन होता है। ठीक है, अब इसमें ये होगा। अब हम नेक्स्ट करेंगे जो वर्क डन है, जो आइसोथर्मल और जो एडियाबैटिक, इनमें जो वर्क डन है, जो स्लोप ऑफ थर्मल एंड एडियाबैटिक कर्व जो करेंगे वो नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ठीक है, तो आज के लेक्चर में इतना ही। ओके, थैंक यू।